हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? आज आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसने जब रिलीज हुई थी तो 2-3 हफ्तों तक वो थिएटर में लगी रही थी। एक इमोशनल हिस्टोरी, ऐसा मानो कि थिएटर में भूचाल सा आ गया। और मूवी के अंदर नहीं तो कोई एक्शन सीन थे और नहीं कोई मिर्च मसाला, लेकिन इसके अंदर थी कहानी और कहानी में डूबे इमोशंस। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जून 2022 में त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां पर कई सारे बच्चे पढ़कर अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे होते हैं। नाम और पैसे के साथ इस कॉलेज की फैसिलिटी भी कुछ कम नहीं होती, लेकिन अंदर की बात ये होती है कि इस कॉलेज में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे बिना किसी इंटरेस्ट के लेक्चरर क्लास लेता रहता है और स्टूडेंट या तो सुनते ही नहीं या फिर सो रहे होते हैं और कोई गेम खेल रहा होता है। ऐसे में उन स्टूडेंट को दिक्कत होने लगती है जो वाकई में वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और उनमें से एक अभी नाम का लड़का जो इस तरह क्लास लेकर बहुत परेशान हो जाता है और उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आता। अब जब घर आने के बाद अभी को ये पता चलता है कि उसके पिता दादाजी की वीडियो शॉप बेच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी पढ़ाई कर रहा है उस हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग सीट नहीं मिलेगी, तो कम से कम पैसे देकर वो सीट मिल जाएगी और वो पैसे शॉप बेचकर ही आ पाएंगे। इसलिए अभी और उसके दो फ्रेंड्स उनके दादाजी की शॉप पर जाकर दुकान को क्लीन करने लगते हैं। सफाई के दौरान इन तीनों को एक बहुत बड़ा बॉक्सा मिलता है और इस बक्से को ओपन करने पर उसे पुराने वीडियो कैसेट भी मौजूद होते हैं। और उन कैसेट्स को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रेयर कलेक्शन होगा, इसीलिए दादाजी ने इन कैसेट को इस बॉक्स में रखा होगा। इसलिए अब ये सारी कैसेट को अपने घर ले जाकर प्ले कर रहे हैं। इसके बाद ये तीनों देखते हैं कि कैसेट के अंदर बंदा है एक बोर्ड के ऊपर कुछ मैथ के प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होता है। और इन प्रॉब्लम को देखकर अभी को याद आता है कि ये प्रॉब्लम तो आज हमारे लेक्चरर ने होमवर्क में दिया था। तभी हम देखते हैं अभी देखता है कि वीडियो वाला बंदा इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने लगता है, जिससे उनकी समझ में सब कुछ आ जाता है। अब उस बक्से में और ढूंढने पर इन तीनों को एक एड्रेस मिलता है और ये तीनों उसी एड्रेस पर जाने लगते हैं। अभी यही सोचने लगता है कि अगर हम इस आदमी को ढूंढ लें और इससे कोचिंग ले लें तो हमें इस बार अच्छी सीट मिल जाएगी और दादाजी की जो शॉप है उसी को नहीं बेचना पड़ेगा। इस तरह से अभी और उसके दोस्त उस गांव जाकर मूर्ति नाम के बंदे को तलाशने लगते हैं। गांव वाले बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक प्यून से मिलना होगा, उसका घर गांव के बाईं तरफ है। और उसके बाद ये उसके पास पहुंच जाते हैं। उन्हें बताता है कि ये कोई टीचर नहीं है बल्कि खुद स्टूडेंट है जो कभी कभी हमारे कॉलेज में आता रहता है। अभी कहता है कि ये तो मूर्ति नाम का स्टूडेंट आखिर कहाँ मिलेगा, तो ये कहाँ रहता है। तो ये प्यून बताता है कि ये मूर्ति कटप्पा शहर में मिलेगा, ये मूर्ति कटप्पा शहर में मिलेगा, वही रहता है क्योंकि वहां पर वो डीएम है। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि ये स्टूडेंट है और अब कह रहे हैं कि डीएम है, तो आखिर चक्कर क्या है। लेकिन फिर भी वो लोग कुछ ज्यादा सोचे बिना कटप्पा शहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये तीनों कलेक्टर मूर्ति के पास जाते हैं। अब ये देखते हैं कि वीडियो वाला बंदा मूर्ति और ये बैठा हुआ आदमी अलग अलग है। यही सोचकर ये तीनों वापस जाने लगते हैं कि कोई न कोई मिस्टेक हुई है। लेकिन तभी डीएम मूर्ति इन तीनों को रोक लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम लोग, अपने आप आए हो और अपने आप वापस जा रहे हो, आखिर क्या चाहिए तुम लोगों को। अभी जो है वो सभी को बताने लगता है कि क्या हुआ। यहाँ ये मूर्ति अभी के दादाजी का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अभी डीएम मूर्ति को कैसेट दिखाकर कहने लगता है कि इस वीडियो में जो लेक्चरर है हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, उनसे ट्यूशन लेना चाहते हैं। ये सुनकर डीएम मूर्ति बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे गुरु है। डीएम मूर्ति अभी इन्हें अपने कैबिन में अपने गुरु की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरे गुरु बालू सर है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें मूर्ति उन तीनों को बालू सर के बारे में बताने लगता है। बात होती है सन 1993 की, जहाँ पर हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा था। स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करें तो हर कोई पढ़ रहा था, जिस वजह से इंजीनियरिंग और एमबीएस के कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से देश में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए कुछ बड़े बिजनेसमैन एजुकेशन को भी अपना बिजनेस बनाने में लगे हुए थे, जिस वजह से हर एक जगह पर प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बनाकर लोगों से ज़्यादा फीस लेने लगे थे। और धीरे धीरे इस चीज़ का बुरा प्रभाव गवर्नमेंट कॉलेज पर पड़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेक्चरर को भी सैलरी नहीं दे पा रही थी। लेकिन वो बिजनेसमैन यहीं पर नहीं रुकते, गवर्नमेंट के उन लेक्चरर को ज़्यादा सैलरी देकर अपने यहाँ काम दे देते थे और पैसे के अभाव में उन टीचर्स को आखिरकार उन प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाना पड़ता था। इधर अब सरकारी कॉलेज में
लेक्चरर न होने की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज बंद होने लगते हैं और इस चीज का सबसे बड़ा असर गरीब स्टूडेंट पर पड़ता है, क्योंकि पैसे न होने की वजह से वो बड़े बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे और सरकारी कॉलेज में पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। अब कुछ पार्टी वाले उनके खिलाफ धरना भी करने लगते हैं और ऐसे धरने करने से श्रीनिवास त्रिपाठी पर बहुत भारी पड़ने लगा था। असल में प्राइवेट जूनियर कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, इसलिए श्रीनिवास मिनिस्टर से मुलाकात करके एक डील करता है और जब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल पर जियो लाने वाली होती है तभी श्रीनिवास अपनी एक और प्लान को मीडिया के सामने रखता है और वो कहता है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी वजह से बंद हो जाएगा वो सारे कॉलेज को त्रिपाठी इंस्टीट्यूट गोद ले लेगा। यानी सीधी से बात करें तो कॉलेज तो गवर्नमेंट के ही होंगे लेकिन लेक्चरर श्रीनिवास के होंगे और सैलरी भी वही देगा। यह सुनने के बाद प्राइवेट कॉलेज के कुछ लोग श्रीनिवास से सहमत नहीं होते और वो इन लोगों को अकेले में बुलाकर अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है कि हम लोग हमारे कॉलेज के बेस्ट लेक्चरर को गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भेजेंगे बल्कि हमारे कॉलेज में भेजेंगे और जो ट्यूटर होते हैं ना, यानी जो न्यू लेक्चरर, हम सिर्फ उनको ही सरकारी कॉलेज में भेजेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिलते हैं बालू सर से, जिनका पूरा नाम होता है बाल गंगाधर। हम देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट का दिमाग पढ़ाई में नहीं होता, इसलिए वो बार बार लोगों से शर्तें लगाकर शर्त को हार चुके होते हैं, यानी गैम्बलिंग। इसीलिए अब बालू सर है उन लोगों को अच्छा सबक सिखाते हैं जो बच्चों को गैम्बलिंग में फंसाकर उनसे पैसा वसूली करते हैं। फिर दूसरे दिन श्रीनिवास सारे जूनियर लेक्चरर को इकट्ठा करके ये सारी बात बताने लगता है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट जगह पर भेजा जाएगा और अगर आप लोगों के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तभी बालू कहता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी तो आप हमको प्रमोशन दीजिएगा ताकि हम भी अच्छे से काम करके मोटिवेट हो सके। ये सुनकर श्रीनिवास कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट पास हो गया तो आपको सीनियर लेक्चरर की पोस्टिंग मिल जाएगी। वर्चुअली श्रीनिवास त्रिपाठी का कैरेक्टर कुछ अलग होता है। श्रीनिवास त्रिपाठी की सोच कुछ अलग है। वो कहता है अपने अंदर काम करने वालों को या तो सैलरी कम दो या प्रेशर ज्यादा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि बालू के घर के पास ही अंसारी नाम का एक बंदा रहता है जो कि फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। कभी कभी बालू अंसारी के घर आकर अपनी बातें शेयर करता था और ऐसा ही कुछ स्वभाव अंसारी का भी था। दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर करते थे और इसी बीच बातों में एक दिन बालू को पता चलता है कि अंसारी ने रिसेंटली ऊटी में कुछ जमीन खरीदी है, जिसके बारे में बात सुनकर बालू बहुत खुश होता है। उसके बाद में वो अंसारी को बताता है कि मैं कल आएगा जा रहा हूँ जहाँ मुझे पढ़ाने के लिए शिफ्ट होना है। ये सुनकर अंसारी उसे बधाई देता है और घर आकर बालू के माता पिता भी यही सोचकर बहुत खुश होते हैं कि बालू अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो रहा है। इसके बाद दूसरे दिन बहुत सारे जूनियर लेक्चरर अपनी नई पोस्टिंग से उस गांव में जाने लगते हैं जहां उन्हें भेजा जा रहा है। रास्ते में बालू के साथ दो बंदे भी शामिल होते हैं, जिनमें से एक होता है कार्तिक जो कि केमिस्ट्री लेक्चर था और दूसरा था बोल रेड्डी जो कि एक फिजिक्स लेक्चरर था। खैर अब रात होने के बाद ये तीनों उस गाँव में पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का एक प्यून जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था वो आदमी इन तीनों को अपना अपना रूम दिखाता है। इसके बाद में दूसरे दिन कॉलेज में इन तीनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और इस बीच उस गांव का प्रेसिडेंट इन तीनों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और इन तीनों को कॉलेज रूम्स दिखाए जाते हैं। और इन्हीं में से एक रूम में बालू को मीनाक्षी नाम की एक लेक्चरर दिख जाती है जो कि बायोलॉजी पढ़ा रही होती है। बालू को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और इसी तरह कार्तिक और रेड्डी को भी। पहली क्लास होने की वजह से लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। फिर दूसरे दिन जब बालू अपने कॉलेज जाता है तो कॉलेज में ही एक स्टूडेंट मौजूद नहीं होता। वो सोचने लगता है कि शायद स्टूडेंट थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी एक भी स्टूडेंट नहीं आता। इसके बाद में जब प्रिंसिपल से पूछता है तो वो बताते हैं कि इस कॉलेज में भी स्टूडेंट कभी नहीं आते, वो आप लोग आए थे इसलिए कल हम लोगों ने कुछ बच्चों को लाकर बैठा दिया था फोटो खिंचवाने के लिए। आप फिक्र मत करिए, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। ये सुनने के बाद बेचारे बालू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। बोर होते हुए वो अपनी क्लासेस भैंसों को दे रहा होता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को नहीं भूल पाए। फिर एक दिन बालू को उदास हुआ देखकर मीनाक्षी उसके पास आकर कहती है कि 2 साल पहले इसी कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट भी आया करते थे, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज बंद हो गए तो पैसे वाले स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में जाने लगे और जो बच्चे गरीब थे उन्हें पढ़ाई ड्रॉप कर दी। इस गांव के स्टूडेंट को जब एजुकेशन की जरूरत थी तब उनको एजुकेशन नहीं मिली और आज आप लोग यहाँ आए हैं तो वो सारे बच्चे अपने घर के कामों में बिजी है और वो उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी फैमिली को उनकी हेल्प की जरूरत है। ये सुनने के बाद बालू ठान लेता है कि वो कैसे भी करके इस कॉलेज में दोबारा स्टूडेंट को लाएगा। बालू यहाँ पर एक लक्ष्य को लेकर आया है और वह अपना लक्ष्य पूरा करेगा। इस तरह
बालू और उस कॉलेज का प्यून मिलकर हर स्टूडेंट के घर जाकर उसे कॉलेज आने के लिए कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उस गांव का हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई काम कर रहा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और कुछ लड़के ताश के पत्ते खेलने के साथ दारू भी पीने शुरू कर देते हैं। इसके बाद में बालू को समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए वो उस गांव के प्रेसिडेंट के घर जाकर एक छोटा सा फेवर मांगता है कि प्लीज़ आप मेरे गांव वालों को पंचायत पर बुला लीजिए। अब प्रेसिडेंट उसकी बात मान जाता है। उस दूसरे दिन सारे गांव वाले पंचायत पर आ जाते हैं। यहाँ बालू गांव वालों से पूछता है कि आप लोग क्यों अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर गाँव वाले कहते हैं कि अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई करते हैं कमाने के लिए, और वो कमाई हमारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। इसके बाद में प्रेसिडेंट उस गांव के पुलिस वाले का भी एग्जाम्पल देने लगता है कि ये इंस्पेक्टर साहब हर महीने 4,000 रुपये कमाते हैं, और वे देखिए सर दारू की दुकान, वहां पर काम करने वाला हर आदमी रोज 500 रुपये कमाता है। आपने देखा इन दोनों की कमाई में कितना फर्क है। प्रेसिडेंट की इस बात को सुनने के बाद नादान गाँव वाले तालियां बजाने लगते हैं, और ये देखकर बालू उन गाँव वालों को अब्दुल कलाम साहब की एक कहानी बताता है कि अगर उस दिन अब्दुल कलाम अपने फादर के साथ कमाने के लिए जाते तो आज वो इतने ग्रेट इंसान नहीं बनते और नहीं देश के राष्ट्रपति। इसके बाद प्रेसिडेंट से कहता है कि सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर को बुलाया था इंस्पेक्टर साहब कहकर, जबकि आपने उस दारू की दुकान वाले बंदे को इज्जत नहीं दी थी। इसलिए पैसा तो किसी तरह से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ एजुकेशन ही दिलवा सकती है। अब बालू की बातें सुनने के बाद वहाँ के स्टूडेंट तालियां बजाने लगते हैं, और फाइनली बालू सारे स्टूडेंट से यही कहता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका फ्यूचर मेरी जिम्मेदारी है। अब बालू वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे दिन कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट नहीं आता, और ये देखकर बालू फिर से उदास हो जाता है। और जैसे ही वो उम्मीद तोड़ने वाला होता है तभी वहाँ पर एक एक करके सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, और इन्हीं स्टूडेंट में शामिल होता है मूर्ति, जिसकी माँ उसे मारपीट करके कॉलेज भेजती है। अब इसके बाद में सारी क्लासेस शुरू हो जाती है और सब कुछ ठीक चलने लगता है। फिर एक दिन बालू अपने सारे स्टूडेंट को होमवर्क देता है। सारे स्टूडेंट अपना होमवर्क करके लाते हैं, लेकिन बालू देखता है कि सभी ने किसी से अपना होमवर्क करवाया है, क्योंकि सभी की हैंडराइटिंग एक जैसी थी। अब पता चलता है कि इस गांव में शक्ति नाम का एक अपाहिज लड़का है, जो पैसे लेकर इन सारे लोगों के नोट्स को लिखता था। हालांकि वो खुद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वो दिन भर दारू पीते हुए और छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अब बालू को उससे लगाव हो जाता है, इसीलिए वो शक्ति को अपने घर लेकर आता है, उल्टा उसे पढ़ाने के लिए 30 रुपए रोज देने लगता है, ताकि वो पढ़ाई न छोड़े, और उसका घर खर्च भी निकल रहा है। अब इसी बीच कार्तिक और रेडी कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मीनाक्षी ने इन दोनों का प्यार ठुकरा दिया था। इस बात पर बालू उनसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे इश्क करने आए थे या पढ़ाने के लिए, तो दोनों कुछ नहीं कहते, और फिर यहाँ से कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद बालू सोचता है कि अब यही केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, इसलिए अगले दिन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास को अपनी क्लास में मर्ज होने से बोलता है, जिसके बाद स्टूडेंट उसकी क्लास में आने लगते हैं। लेकिन आने वाला हर कोई स्टूडेंट क्लास में बैठे बाकी स्टूडेंट के साथ नहीं बैठता, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी आए थे उनमें से कुछ स्टूडेंट लोअर कास्ट के थे, और वो किसी ऊंची कास्ट वाले के पास नहीं बैठ सकते थे। अब बालू ये बात समझ जाता है, इसलिए वो पहले तो लोअर कास्ट वालों को बाहर भेज देता है, और उसके बाद में वहाँ बैठे हायर कास्ट वाले स्टूडेंट को एक टॉपिक के बारे में बताने लगता है। फिर वो समझाने के बाद हायर कास्ट वालों को बाहर भेजता है और लोअर कास्ट वालों को अंदर बुलाकर कोई दूसरा टॉपिक समझाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो सभी से कहता है कि कल मैं तुम सभी का टेस्ट लूंगा, जिसमें तुमको दोनों को टॉपिक को समझाना होगा। यह सुनते ही सारे स्टूडेंट बालू से कहते हैं कि ये तो बहुत अन्याय है, आपने एक टॉपिक किसी और को बोला और दूसरा टॉपिक किसी और को, तो हम एक दूसरे को टॉपिक कैसे समझाएंगे। तो बालू ये सुनकर कहता है कि अच्छा, मैंने जो किया वो अन्याय था, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो वो क्या अच्छा है। चलो मान लो कि आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग दूसरे शहर जाओगे, वहां पर आपके बगल में लोअर कास्ट वाला बंदा बैठेगा, तो क्या आप पढ़ने से मना कर दोगे? फिर अगर आप जॉब में उसका सीनियर ही लोअर कास्ट का आदमी निकला, तो क्या उसके लिए काम करना बंद कर दोगे? चलो ये भी छोड़ो, ये बता दो कि क्या आपने कभी सोचा है कि मैं किस जाति का हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे एजुकेशन ले रहे हो, क्योंकि आप लोगों को मुझसे फ़ायदा है। इसके अलावा आप लोगों ने सख्ती से अपने नोट्स लिखवा लिए हैं।
तो वो लोअर कास्ट का है, फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? इसलिए ध्यान से सुनो, जहाँ पर हमको फ़ायदा दिखता है वहाँ पर हमें जात पात नज़र नहीं आती। इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, कल मैं इन दोनों टॉपिक्स पर टेस्ट रखूँगा। अब उसके बाद में क्या था, सारे स्टूडेंट एक दूसरे को अपने टॉपिक के बारे में समझाने लगते हैं और बालू की ये बुद्धि देखकर मीनाक्षी भी उनसे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद में दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। उसके बाद में इंटर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं और वो भी फर्स्ट क्लास में, जिसकी वजह से इस कॉलेज में एक ज़बरदस्त फंक्शन चलने लगता है और इस फंक्शन में प्रेसिडेंट श्रीनिवास त्रिपाठी को भी बुलाया जाता है और उनसे केक कटवाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में बालू श्रीनिवास से कहता है कि इस बार बच्चे फर्स्ट क्लास आए हैं, लेकिन अगले साल ये बच्चे डिटेक्शन से पास होंगे। ये सुनकर श्रीनिवास का मूड खराब हो जाता है और वो बालू पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट इसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर सारे मिडिल क्लास के स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हर एक बिजनेसमैन मिडिल क्लास को ही टारगेट होता है। आजकल यही तो ट्रेंड चल रहा है, जीरो पीस जीरो एजुकेशन, और जितना ज़्यादा फीस उतनी हायर एजुकेशन। अब श्रीनिवास का ये रूप देखकर बालू के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो समझ जाता है कि श्रीनिवास ने सारे गवर्नमेंट कॉलेज को इसलिए टेक ओवर किया ताकि वो इस एजुकेशन के बिजनेस ने अपने पैसों को डबल ट्रिपल करके कमा सके। अब श्रीनिवास कहता है कि तुम जैसे टैलेंटेड बंदे यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, तुमको मैं प्रमोशन दूंगा और अच्छी सैलरी भी दूंगा, तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे और इस गांव को छोड़ दो। लेकिन बालू इसके लिए मना करने लगता है कि सर बुरा मत मानना, लेकिन मेरे लिए आपके ऑफर से ज़्यादा इन बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। अब बालू को ये प्लान कामयाब न हो, इसलिए श्रीनिवास कुछ पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करके कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर की जॉब को कैंसिल करवा देता है और अपोजिशन पार्टी मेंबर भी इसके लिए धरने पर करने बैठते हैं। इस तरफ गांव में प्रेसिडेंट के कहने पर बालू को गांव वाले इग्नोर करने लगते हैं। इधर बालू का फादर जिसके पास कार ड्राइवर का काम करता था, उसका ओनर भी उसे बिना कोई रिजल्ट के यहाँ से नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद में गवर्नमेंट ये निर्णय लेती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर सरकारी कॉलेज में भेजे गए थे उनको वापस बुला लिया जाए, उनकी जगह पर वापस कैसे भी गवर्नमेंट लेक्चरर को भेजा जाएंगे। इसके बाद में बालू को भी वापस आने का नोटिस मिल जाता है और ठीक इसी मोमेंट पर मीनाक्षी और उसकी माँ गंगा नहाने के लिए काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब शक्ति का सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, लेकिन शक्ति पढ़ाई करने की जगह दोबारा दारू पीना स्टार्ट कर देता है और बालू के सामने ही अपनी हॉल टिकट को जलाने लगता है। कहता है कि जब मुझे अपनी पेरेंट्स की जरूरत थी तो वो मुझे छोड़कर चले गए, इसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी को पटरी पर लाए, लेकिन अब आप भी जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा पढ़ाई करके। इतना बोलकर शक्ति बालू के घर से चला जाता है। रात भर बालू इस बारे में सोचता है और एग्जाम होने तक बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन लेता है। इसलिए अगले दिन किसी खेत में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर सारे स्टूडेंट को बुलाता है और स्टूडेंट को वहां पढ़ने के लिए आने के लगते हैं। अब ये बात प्रेसिडेंट श्रीनिवास को कॉल करके बताता है, इसलिए प्रेसिडेंट अपने आदमियों को बालू के खेत भेजकर उसकी झोंपड़ी उजाड़ देता है और इसी बीच पुलिस वाले वहां आकर बालू को झूठे इंजाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसको बहुत मारते पीटते हैं। अब ये बात जब बालू के स्टूडेंट को पता चलती है तो सारे स्टूडेंट पुलिस स्टेशन पर आकर हमला कर देते हैं, जिसमें खुद प्रेसिडेंट की बेटी भी शामिल होती है जो बालू की ही स्टूडेंट थी। और थोड़ी देर बाद उन बच्चों के माँ बाप वहां आकर अपने बच्चों को मारपीट करके घर ले जाते हैं। अब दूसरे दिन प्रेसिडेंट गांव में ये ढिंडोरा पिटवाने लगता है कि बालू को किसी दूसरे बंदे की जमीन हड़पने के जुर्म में गांव से बेदखल किया जा रहा है। गांव के सभी बच्चे इस खबर को सुन रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर बालू की मदद नहीं कर पाते। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले बालू को वहां ड्रॉप करते हैं जहां उस गांव में रह रहा था। अब तक बेचारा बालू बहुत जख्मी हो चुका होता है। सभी बच्चे अपने गुरु को देखकर मन ही मन रो रहे होते हैं। वो जानते थे कि ये सब कुछ उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन आज वो अपने गुरु के बचाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब बालू के सामान को बाहर पटक दिया जाता है, जिससे उनके कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर जब प्रिंसिपल बालू की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो गांव वाले उस प्रिंसिपल को रोक देते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से कोई भी आदमी अब बालू की हेल्प नहीं कर सकता था। इसलिए बेचारा बालू खुद अपने कपड़े अपनी पेटी में रखने लगता है। पिटाई की वजह से उसके पैर में चप्पल भी मौजूद नहीं होती। बहुत ही कोशिश करने के बाद वो समझ जाता है कि उस बक्से को लेकर वो नहीं चल पाएगा, इसलिए वो सिर्फ अपनी बुक उठा लेता है और कपड़ों को वहीं सड़क पर छोड़ देता है। इसके बाद में वो घायल स्थिति में तपती धूप के नीचे नंगे पैर ही उस गांव से बस स्टॉप तक जाने लगता है। वो इतना जख्मी होता है ठीक से चल तक नहीं पाता। कई बच्चे उसकी हेल्प नहीं कर पाने की वजह से श्रम के मारे घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सामने से आ रहा
शक्ति बालू को इस हालत में देख लेता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट के आदमी उसको बालू की हेल्प नहीं करने देते हैं, उसे उसके पास ही नहीं जाने देते। वो शक्ति को वहीं ज़मीन पर पटक कर आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। अब शक्ति देखता है कि उसको नीचे गिरते ही इतनी तेज़ धूप की चुभन हुई तो बालू सर नंगे पैर उनका क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए वो फौरन उठता है और पास में लगे हैंडपंप को लगातार चलाता है जब तक कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए। देखता है कि फ्लोवर के बाद में पानी बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए वो पास में पड़ी लोहे की एक रॉड से हैंडपंप को तोड़ देता है, जिससे पानी बालू की तरफ जाने लगता है। अब वो पानी और तेजी से जाए इसके लिए शक्ति वापस हैंडपंप चलाने लगता है और इतनी तेज हैंडपंप चलाता है कि पानी सीधा बालू के पैर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये सीन इतने अच्छे से था कि आप भले ही इसको किसी भी भाषा में देखें, इसके अंदर के इमोशंस आपको एक ही भाषा समझाएंगे और वो होगी गुरु और शिष्य की भाषा। अब ये देखकर वो गुंडे फिर से शक्ति को पीछे हटाने लगते हैं, लेकिन जिसके बाद में वो उसे सभी बच्चों से कहता है कि भूल गए, ये वही आदमी है जिसने हमको पढ़ाया। आज जो कुछ भी झेल रहा है वो हमारी वजह से झेल रहा है। उसके पैर धूप में जल रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। कितने कायर हो तुम लोग जो अपने घरों में छिप कर बैठे हो। तुम लोग इंसान हो या गुलाम जिसके अंदर अपनी कोई आत्मा नहीं है। यह सुनकर एक एक करके सभी बच्चे अपने घरों से बाहर आने लगते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट की बेटी भी होती है। एक लड़का फौरन अपने गुरु के लिए चंपल बनाता है जो कि मोची का काम करता था। बाकी बच्चे फौरन एक दूसरे को देखकर अपने गुरु की तरफ आगे भागने लगते हैं। तभी एक लड़का आकर बालू को गिरने से बचा लेता है और उसे देखकर प्रेसिडेंट उस बच्चे को वहां से हटाने के लिए कहता है। उस बच्चे के मना करने पर प्रेसिडेंट उस बच्चे के पिता से कहता है कि वो वहां से हटा ले उस बच्चे को। इसलिए उस लड़की के पिता उससे कहते हैं कि बालू को जाने दो बेटा, उनको गांव से निकलना है, इसलिए कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, उनको अकेले ही जाना होगा, उनको जाने दो नहीं तो हमें भी इस गांव से निकाल देंगे। यह सुनकर लड़का कहता है कि बाबा आज आप मुझे रोक रहे हैं, हम लोग तो पहले ही समाज से निकाले हुए हैं। शिक्षा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है और इस धन को देने वाला एक गुरु हमारा असली भगवान। हमने भगवान को बचपन से मंदिर में देखा है और आज इस रूप में देख रहा हूँ। इतने में अब बाकी सभी बच्चे उसके सामान को उठाकर लाते हैं और वो मोची वाला लड़का फौरन अपने गुरु के लिए अपने हाथों से बनाई हुई चप्पल पहना देता है और फिर सभी मिलकर अपने गुरु को लेकर बस स्टॉप तक जाने लगते हैं। तभी बीच में तेज बारिश होने लगती है तो एक लड़का मंदिर की छतरी लेकर बालू को भीगने से बचाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट की लड़की उस बस ड्राइवर को अपने कुछ कंगन देकर बालू के गांव का नाम बताती है और उसे वहां पर ड्रॉप करने को कहती है। बालू को अलविदा कहते वक्त हर स्टूडेंट की आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद बेचारा बालू इस हालत में अपने गांव वापस आ जाता है, जहां उनके पिता उसको इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब मीनाक्षी और उसकी माँ वापस घर आते हैं तो सारे गांव वाले मीनाक्षी को जो कुछ हुआ वो सब बताने लगते हैं। मीनाक्षी फौरन बालू को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछती है। अब उस वक्त सेल फोन वगैरह नहीं थे तो पीसीओ से कॉल होती थी। अब जो कॉलेज में नए लेक्चरर होते हैं वो पढ़ाते कम है, सोते ज़्यादा हैं। फिर जब बालू इंटरव्यू के लिए जाता है तो कोई भी कॉलेज बालू को जॉब नहीं देता, जिसकी वजह से बेचारा बालू अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन देने लगता है। अब इस दरमियान मीनाक्षी बालू के घर आती है क्योंकि बालू ने मीनाक्षी को शादी के लिए कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। बालू की माँ मीनाक्षी को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और इसी बीच एक दिन मीनाक्षी बालू से कहती है कि आपने तो हमारे स्टूडेंट को अनाथ ही कर दिया, आप अपना लक्ष्य भूल गए हो। बालू कहता है कि नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, मैं कैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, मैं तो उस गांव में भी नहीं जा सकता। लेकिन मीनाक्षी उसको मोटिवेट करने लगती है और तभी बालू को वीडियो कैमरा देखकर एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। बालू मीनाक्षी के साथ उसके गाँव आता है, फिर एक भूषण स्टूडियो में एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है। लेकिन वो हेल्प ये है कि भूषण का एक थिएटर होता है जिसमें सिर्फ एडल्ट फिल्में भी चलती है, इसलिए वो हर रोज़ शाम 6 बजे सारे स्टूडेंट को इस थिएटर में जमा करने के लिए कहता है और इस तरह सारे स्टूडेंट अब शाम को 6 बजे इस थिएटर में जमा होते हैं। ये सारे स्टूडेंट यही सोचकर आते हैं कि शायद रजनीकांत की कोई मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोजेक्टर ऑन होता है तो पर्दे पर बालू नजर आता है। तो इस तरह से बालू वीडियो के जरिए अपने स्टूडेंट को क्लास देने लगता है। इस बीच एक दिन मीनाक्षी बालू को कॉल करके ये पूछती है कि स्टूडेंट के कई सारे डाउट हैं, आखिर उनको दूर कैसे किया जाए। तो बालू दोबारा से एक ज़बरदस्त आइडिया लगा आता है
है वो संडे मीनाक्षी को उसी गांव में नाटक करने जाता है। नाटक खत्म होने के बाद थिएटर में आकर अपने स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करता रहता है। इस बीच एक दिन पुलिस वाला थिएटर जाते हुए बालू को इस गांव में देख लेता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जब फाइनली एग्जाम शुरू होते हैं तो बालू के स्टूडेंट भी लिखने के लिए सेंटर पर आते हैं। श्रीनिवास देखते हैं कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर, तो श्रीनिवास हैरान रह जाता है। इसके बाद में श्रीनिवास त्रिपाठी अपने ही एक आदमी को बुलाकर बालू के बारे में पता करने के लिए कहता है, तो वो बंदा पता कर लेता है कि बालू आजकल क्या कर रहा है। बालू इधर अपनी क्लासेस की वीडियो बनाकर अपने स्टूडेंट को पहुंचाता रहता है। उसके बाद में श्रीनिवास प्रेसिडेंट को कॉल करके कहता है कि कल इन सेट का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गांव का एक भी स्टूडेंट एग्ज़ाम को दे। इस बात को अच्छे से याद रखना। इधर प्रेसिडेंट को भी पता चल चुका था कि हमारे सारे स्टूडेंट थिएटर इसलिए जाते हैं ताकि वो क्लासेस ले सकें, इसीलिए वो प्रेसिडेंट श्रीनिवास को सीधा मना कर देता है कि मैं उन बच्चों को नहीं रोक सकता। अब दूसरे दिन इस गाँव के सारे स्टूडेंट MCD का एग्ज़ाम देने अपने सेंटर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर श्रीनिवास के आदमी आकर उस बस को रोकने लगते हैं। इन गुंडों को देखकर मीनाक्षी कहती है कि कोई भी बच्चा अपनी सीट से नहीं हिलेगा, सारे लोग एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब असल बात यह होती है कि इस बस में बालू भी मौजूद होता है और वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के गेटअप में होता है। गुंडे आते हैं तो बालू उनसे बहुत ही अच्छे से फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान वह गुंडे इस बस के डीजल टैंक में मिट्टी भर देते हैं, इसीलिए बस आगे नहीं बढ़ पाते। और ये देखकर बेचारा बालू बहुत रोने लगता है। इन बच्चों को आखिर एग्जाम हॉल तक कैसे पहुंचाया जाए, तभी इस रास्ते में कुछ बैलगाड़ियां गुजर रही होती है जो अपना अनाज बेचने जा रही थी। बालू इन्हीं लोगों से अपनी रिक्वेस्ट करके आखिरकार उन सारे स्टूडेंट को उनके सेंटर पहुंचाने लगता है। और अंत में सभी के रिजल्ट की घड़ी आती है तो हर एक स्टूडेंट को अच्छा रैंक मिलता है। किसी को इंजीनियरिंग की सीट मिलती है तो किसी को MBS में, और किसी सारे स्टूडेंट को, और बहुत सारे स्टूडेंट को भी मिलती है। और ये DM मूर्ति टॉपर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मूर्ति कोई और नहीं बल्कि वो अपाइज लड़का शक्ति था। उसका डॉक्यूमेंट पर नाम मूर्ति ही होता है और इस वक्त वो कलेक्टर बन चुका होता है। मूर्ति ही बालू के कैसेट को डिलीवर करता रहा और साथ ही में अपनी पढ़ाई भी करता रहा। सारे स्टूडेंट के रिजल्ट सुनने के बाद बालू मंदिर आकर नारियल फोड़ने लगता है और इधर श्रीनिवास हर एक स्टूडेंट के पास आकर उनको लालच दिखाकर यही कहता है कि इनकी रैंक इनके इंस्टीट्यूट की वजह से आई है और आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ये खुद उठाएगा। और ऐसा कहकर वो सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है और सारे स्टूडेंट ये साइन कर भी देते हैं, क्योंकि एक्चुअली बालू सर ने इन सारे स्टूडेंट्स से कहा था कि तुम सारे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो। जब श्रीनिवास तुम्हारे घर की दहलीज पर आएगा तभी तुम सभी लोग जीत जाओगे। पैसा उसका जाएगा लेकिन तुमको चाहिए एजुकेशन, इसलिए भर दो। तुम्हें पैसा और एजुकेशन दोनों मिल रहा है। इस तरह से बालू के कहने पर ये सारे स्टूडेंट साइन कर देते हैं। इसके बाद स्पीच के दौरान सारे स्टूडेंट त्रिपाठी एजुकेशन का ही नाम लेते हैं और इसके बाद में हर साल ये सारे स्टूडेंट अपने कॉलेज जाकर विजिट करते रहते हैं। खैर, अब दूसरे सीन उट्टी के अंदर एक बच्चे को दिखाया जाता है जो रास्ते में पड़े हुए पेपर्स को उठा रहा होता है और इन पेपर्स को बेचकर वो बच्चा अपनी भूख प्यास मिटाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बच्चे को पढ़ना आता है और इन्हीं पेपर्स में से एक क्वेश्चन पेपर को वो भरने लगता है। और हैरानी की बात, इस बच्चे को बगल में ही बालू बैठा होता है और जो इसको लेकर ऊटी के अंसारी स्कूल में दाखिला दिलवा देता है। अंसारी शब्द आपको याद तो है ना, जब मूवी के शुरू में हमने देखा था, जो बालू का दोस्त होता ना अंसारी, उसने ऊटी में कुछ ज़मीन खरीदा था। अब ये सारी ज़मीन अंसारी ने बालू के नाम कर दी थी और यहाँ पर बालू फ्री में एजुकेशन दे रहा होता है। और लास्ट में हमें बताया जाता है कि एजुकेशन भगवान का प्रसाद होता है और उसे ऐसे ही बांटना चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।